चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है देख लीजिए एक बार के लिए। कहते हैं कि डिपार्टमेंट है कंपनी एक्स के अंदर, और जो डिपार्टमेंट है वो कुछ सेल कर रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। कहता है कि सेल जो है वो आपके पास में ₹6 लाख की है सेल, और कहते हैं कि वो 80% है और एट द नॉर्मल कैपेसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई एक डिपार्टमेंट है, बेसिकली डिपार्टमेंट को छोड़िए, कंपनी एक्स है वो समझिए। एक कंपनी एक्स है और वो सेल कर रही है ₹6 लाख की। इलस्ट्रेशन 1 में देखा बिल्कुल वैसा ही चीज़ है, और मैंने कहा कि ऐसे मॉड्यूल बैच है तो मैं एक बार जो चीज़ बता देता हूँ किसी वीडियो में तो दूसरी बार वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐसे मॉड्यूल बैच है बेसिकली, ना ही ये रिवीजन है, ना ही फास्ट ट्रैक और ना ही रेगुलर बैच है। तो बार बार यहाँ पे कंसेप्ट रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता बेसिकली। तो कहते हैं कि ₹6 लाख की ये कंपनी सेल करती है, और ये ₹6 लाख की सेल 80% कैपेसिटी पे वर्क कर रही है, और उस टाइम पे वो ₹6 लाख की सेल कर पा रही है। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कहा था कि सर ये 80% पे कम कर रही है, ठीक है, ये कंपनी 80% पे वर्क कर रही है और ₹6 लाख की सेल कर रही है। मैं कहूँ अगर ये कंपनी 90% पे, ठीक है, वर्क करे, 90% कैपेसिटी पे वर्क करे, तो इसकी सेल क्या होगी? तो क्या बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 लाख इंटू 90 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो 90% के हिसाब से कितनी सेल होनी चाहिए वो आपको मिल जाएगी 6,75,000। ठीक है जी। तो ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे कोई डिस्कशन मैं करना नहीं चाहूँगा, तुरंत आगे बढ़ेंगे। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको दे रखी है, और उसमें आपको दे रखा है कि ऑफिस सैलरी है 90,000 की, जनरल एक्सपेंसेस है, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट में नहीं दिया है। आपको कहता है कि वो 2% है टोटल सेल का। तो जितनी भी सेल है उस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2%, तो आपको क्या मिल जाएगा? जनरल एक्सपेंसेस। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं डेप्रिसिएशन 7,500 है, और रेट एंड टैक्सेस जो है वो 8,750 है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सेलिंग कॉस्ट अब आपको दे रखी है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग के हिसाब से आपको सारी की सारी कॉस्ट दे रखी है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपको दे रखी है, दूसरी दे रखी है सेलिंग से रिलेटेड कॉस्ट, और तीसरी भी दी होगी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद नहीं है, मतलब कि 3 मेन खर्चे दे रखे जिसके अंदर बाइफरकेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको इस तरीके से दिया है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में 4 आपको दे रखा है, सेलिंग में आपको और 4 खर्चे दे रखे हैं, 4 है ना, यस 4 खर्चे आपको है, और जो दे रखा है सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्स, ऑफिस एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंसेस आपके पास में। और ये सारे के सारे खर्चे परसेंटेज में दिए हैं, मतलब कि कहता है कि भाई 8% ऑफ द सेल कर दो, 2% ऑफ द सेल कर दो, 1% ऑफ द सेल और 1% ऑफ द सेल। तो परसेंटेज दे रखी है, सेल के परसेंटेज है। तो इन शॉर्ट मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि ये जो सेल दे रखा है, सेल का आपको जो है 2%, सेल का 8%, तो कहीं ना कहीं मुझे सेल सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ रही है। इतनी बात मुझे समझ आ रही है, कहीं ना कहीं सेल को मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल नहीं पता होगी तो ये एक्सपेंस को आप बाइफरकेट क्या जान भी नहीं पाएंगे कि कितना अमाउंट है। बाइफरकेशन की बात तो बाद में आई, क्योंकि जान ही नहीं पाएंगे कि कितना एग्जैक्टली अमाउंट है इन एक्सपेंस के अंदर। इसलिए सबसे पहले मुझे सेल फाइंड आउट करना पड़ेगा, इतनी बात मुझे समझ आती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बात है। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको दे रखी है जिसमें वेजेस है, ठीक है, 15,000। रेंट आपको दे रखा है 1% ऑफ द सेल, ठीक है, 1% ऑफ द सेल। और अदर एक्सपेंसेस आपको दे रखा है 4% ऑफ द सेल। ठीक है, तो परसेंटेज दे रखा है वो भी सेल के अंदर ही है, मतलब कि सेल फाइंड आउट करना द प्रायोरिटी। कहता है प्रिपेयर करिए फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। और ऑपरेटिंग आपको दे रखा है कि अगर कंपनी ऑपरेटिंग करे अपनी 90% कैपेसिटी के हिसाब से, 100% कैपेसिटी के हिसाब से और 110 कैपेसिटी के हिसाब से करे, तो बजट के अंदर क्या अमाउंट रहेगा वो आपको बनाना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपके पास में, ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सिंपली आपको एक ही चीज़ निकालनी है, सेल। सेल जैसे ही निकाल दोगे सारी चीज़ें ख़त्म।
ठीक है, क्योंकि 90 और 100 और 110 के हिसाब से 3 कॉलम बनानी है, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मैंने पढ़ा दिया कि सर 3 कॉलम तो वो पूछ रहा है, लेकिन चौथी एक कॉलम ज़रूर बना लेना जो है करंट सिचुएशन के हिसाब से। मतलब कि आपको पूछा है 90, 100 एंड 110 के हिसाब से, लेकिन 80 का भी साथ में बना ही लेना ताकि हम कंपैरिजन कर पाए, आंसर निकाल पाए। ठीक है जी। तो इलस्ट्रेशन 1 में सब कुछ बता ही दिया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वापस से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हेडिंग देंगे, और जैसे कि आपने कहा था कि सर सारे जो इलस्ट्रेशन है कोशिश करिएगा कि सारे इलस्ट्रेशन लिखवा के मैं सॉल्व कराऊँ, और इसी के लिए आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं सारे क्वेश्चन लिखवा के करवाऊँ। बाकी ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पास में क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने कहा कि सर वैसे 4 कॉलम आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। 4 कॉलम क्यों? क्योंकि 3 कॉलम तो उसने पूछा है 90% के हिसाब से, 100% के हिसाब से, 110% के हिसाब से। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक करंट सिचुएशन का भी कॉलम बना ही लेना, मतलब कि 4 कॉलम और एक पर्टिकुलर का कॉलम, तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब बिल्कुल ऊपर बनाया था वैसा ही है, तो मैं यही कॉपी पेस्ट डाल देता हूँ। चलिए तो पर्टिकुलर, और जैसे कि मैंने कहा 4 कॉलम बनानी पड़ेगी। एक तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन के हिसाब से, एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, एक बार के लिए मैं साइड में ही क्वेश्चन ओपन कर लूँ ताकि अपने को कोई दिक्कत ना है। एग्जिस्टिंग है 80% के हिसाब से, तो 80% का एक कॉलम बना लेंगे, 80%। ठीक है जी। इसके बाद पूछा क्या क्या है सर, 90, 100 एंड 110, तो 90% का एक कॉलम हो गया, एक हो गया 100% के हिसाब से, और एक हो गया 110% के हिसाब से। अब सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, जिन चीज़ों का डायरेक्टली अमाउंट दिया है वो आप एज अ फिक्स मानेंगे। अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे ना हो, डब्ल्यूडीवी बेसिस पे हो, तो वो तो सर बदल सकता है, पर अपने कैपेसिटी लेवल के हिसाब से हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन वगैरह जैसे खर्चे हैं उसे हमें फिक्स ही मानने हैं। अगर वो चेंजेस होने वाले होंगे, उसमें कोई चेंजेस होगा तो क्वेश्चन खुद बताएगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सैलरी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको तो उसे फिक्स ही मानना है। ठीक है, वो ऑलवेज फिक्स रहेंगे, ऐसा ही मानना है, ध्यान रहे ये चीज़। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं। ठीक है, सेल भी आपको वैसे बहुत सिंपल तरीके से दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे। तो सबसे पहले मुझे इतना समझ आता है कि सेल नहीं पता है, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले सेल लिख लेता हूँ कि सेल मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। वैसे 80% के हिसाब से तो उन्होंने सेल खुद ही दे रखी है 6 लाख, बाकी सब निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 6 लाख मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 6 लाख रुपीज़। ठीक है, ये सेल जो है वो इन रुपीज़ है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी मुझे वो नहीं पता है, लेकिन सेल तो सर एक तरीके से वेरिएबल है, मतलब कि 90% कैपेसिटी पे काम करोगे तो सेल बढ़ जाएगी उसके हिसाब से। मतलब कि सर वो इलस्ट्रेशन 1 में पढ़ाया था, आपने समझाया था, वही है क्या? आंसर इज़ यस, वही है। तो उस तरीके से निकाल के दे दीजिए जल्दी से मुझे। अगर 80 पे 6 लाख की सेल है तो 90% पे कितना होगा, तो 90 इंटू 6 लाख डिवाइड बाई 80, तो ये आपके पास में हो जाएगी 6,75,000, 6,75,000। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से है। ये मैं आपको इलस्ट्रेशन 1 में पढ़ा चुका हूँ, वापस से नहीं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो 80 पे 6 लाख है, 100 पे कितना होगा, तो 100 इंटू 6 लाख डिवाइड बाई 80, तो ये आपके पास में आ गया 7,50,000। ठीक है, बहुत बढ़िया, 7,50,000। और 110 पे कितना होगा, तो 6 लाख इंटू 110 डिवाइड बाई 80, तो ये आ जाएगा 8,25,000, 8,25,000। ठीक है, तो सेल का काम तो ख़त्म हो गया। अगर सेल मिल चुका है तो अब तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता हो सकता है। अच्छा, इसने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसने ऐसे पूछा था कि फ्लेक्सिबल बजट बनाइए, लेकिन हेडिंग के साथ बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो हेडिंग को हम ऐसे ही रहने देंगे, हेडिंग को आप चेंज नहीं करेंगे, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हेडिंग ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कॉस्ट,
ये आपके पास में हेडिंग था तो इसे ऐसे ही रहने देंगे और इसके नीचे जो भी एक्सपेंस है उसे बाइफरकेट करेंगे जिसके हिसाब से हो रहा होगा वैसे। ऑफिस सैलरी आपके पास में सबसे पहले है, तो ऑफिस सैलरी। अच्छा, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते, मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी अलाउेबल नहीं है एग्जाम में। कहते हैं सैलरी 90,000, और जैसे कि मैंने कहा सैलरी जो आपके पास में डेप्रिसिएशन है, जो डायरेक्टली अमाउंट दे रखा है उसे फिक्स ही मानना है ऐसे क्वेश्चन में। फिक्स नहीं होगा तो वो खुद क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नीचे ऊपर देगा कि उसमें कोई चेंजेस है, नहीं बताए इसका मतलब ये फिक्स है। तो 90,000 है आपके पास में, 90,000 90,000 90,000। तो सैलरी का काम खत्म हो जाता है 90,000 90,000 और 90,000, ठीक है। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस आपके पास में है, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं देखिए ज़रा। कहते हैं जनरल एक्सपेंसेस आपके पास में है 2% ऑफ द सेल, जितनी भी सेल है उसका 2% करते चाहिए। तो यहाँ पे 6 लाख सेल है तो 6 लाख का 2% इंटू 2%, तो 12,000। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 12,000। इसके बाद 6,75,000 है इंटू 2%, 13,500, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेल कितना है 7,50,000 इंटू 2%, तो 15,000। यहाँ पे सेल है 8,25,000 इंटू 2%, तो 16,500। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का देख लेते हैं एक बार के लिए। डेप्रिसिएशन में कुछ देखना ही नहीं है बेसिकली, डायरेक्टली जो अमाउंट में खर्चे है उसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है, एज अ फिक्स ही मानना है, ठीक है, एज अ फिक्स ही मानना है। तो 7,500 7,500 7,500 और 7,500। आगे रेट एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस आपके पास में कितना है। कहते हैं 8,750 डायरेक्टली अमाउंट में है सर, हाँ, तो डायरेक्टली फिक्स ही मान के सब में कॉपी पेस्ट कर दो। 8,750 8,750 और 8,750, लो जी। इसके बाद क्या है सर, हेडिंग बदल गया, सेलिंग कॉस्ट है, ओके। तो हेडिंग को ऐसा ही रहने देंगे, हेडिंग को चेंजेस नहीं करेंगे, खर्चे उसी में ही डालेंगे जिस हेडिंग के नीचे है। तो सेलिंग कॉस्ट है आपके पास में, और उसके अंदर आपके पास में कौन कौन से खर्चे हैं। कहता है सैलरी है, सैलरीज आपके पास में क्या अमाउंट में दिया, आंसर इज नो सर। 8% आपको ऑफ द सेल दिया है, मतलब कि ये वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे ऊपर सैलरी आपको 90,000 दिया था तो हमने फिक्स मान लिया, लेकिन ये तो खुद कह रहा है कि ये फिक्स नहीं है, मतलब कि वो खुद क्वेश्चन बता रहा है कि वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो फिर तो आपको उसी तरीके से लेना है। ये कह रहा है कि सेल का 8%, मतलब कि पर्टिकुलर जो भी सेल है आपके पास में उसका 8% करते जाओ, यहाँ की सेल मिल जाएगी। तो 90,000 है इंटू 8%, तो ये 7,200 आ गया, 7,200। यहाँ पे आपके पास में कितनी सेल, अच्छा सेल यहाँ पे है ना, एक मिनट, सेल 6 लाख है, ओके। 6 लाख का 2% 8% करना है, 6 लाख का 8% 48,000 है, ओके। 48,000 है यहाँ पे, 48,000, 48,000 सैलरी है। इसके बाद यहाँ पे सेल कितनी है 6,75,000 इंटू 8% करेंगे तो 54,000। इसके बाद यहाँ पे 7,50,000 सेल है तो इंटू 8% करेंगे तो 60,000।
इसके बाद यहाँ पे सेल कितनी, 8,25,000 इंटू 8% करेंगे तो आपके पास में 66,000। लो जी, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। इसके बाद आगे क्या था, सैलरी के बाद आपके पास में आ जाता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो 2% ऑफ द सेल करना है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और वो है 2% ऑफ दी सेल। तो जितनी भी सेल है उसका 2% करते जाइए, तो 6 लाख इंटू 2% आपके पास में 12,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास में 13,500 आएगा, 2% करेंगे तो। फिर 7,50,000 का 2% 15,000 आएगा, 15,000। और 8,25,000 का 2% करेंगे तो 16,500 आना चाहिए। लो जी, ख़त्म। इसके बाद क्या है, सेलिंग ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, सेल ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल ऑफिस एक्सपेंसेस। तो सेल ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या है, कहता है 1% ऑफ द सेल कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% आपको करते जाना है। 6 लाख का 1% आपके पास में 6,000। सर इसके लिए कैलकुलेटर की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, आपके पास में 6,000 है। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास में 6,75,000 का 1% करिए, तो 6,75,000 इंटू 1%, तो यह आपके पास में आ गया 6,750। वैसे इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सोचने का थोड़ा मौका दे रहा हूँ। बाकी 1% करना कुछ भी नहीं होता है, 2 ज़ीरो निकाल देना होता है। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे देखिए 7,50,000 है, तो बस लास्ट के 2 ज़ीरो निकाल दीजिए, क्या बचा, वही आपके पास में 1% है। लेकिन फिर भी आपको सोचने का थोड़ा मौका मिले, थोड़ा आराम आराम से लगे, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। 7,50,000 का 1% आपके पास में 7,500। ठीक है, तो 7,500 ये आपके पास में आ गया। और आपके पास में क्या है, 8,25,000 इंटू 1% करेंगे तो 8,250, 8,250। ओके जी, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट खर्चा कहता है जनरल एक्सपेंसेस आपके पास में। तो जनरल एक्सपेंस, ठीक है, बताइए जनरल एक्सपेंस में कोई अमाउंट है या फिर परसेंटेज है। सर कहता है परसेंटेज है, वो भी 1% ऑफ द सेल। तो ये तो सेम रहेगा, 6,000, 6,750। ठीक है, सेम ही रहना है क्योंकि वो दोनों ही 1% है। तो 7,500 और 8,250। ठीक है जी, आपके पास में ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, तो वो भी लिख लेते हैं सर जी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर 3 खर्चे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये खर्चे हम लिख लेंगे। अच्छा, मैं थोड़ी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ। ओके, तो लाइंस यहाँ पे हो चुकी है, आप भी इस तरीके से साथ में करते चलिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, ऐसे मॉड्यूल के आपको पता ही कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर इसे इग्नोर कर रहे हैं तो मतलब बात नहीं बन पाएगी एग्जाम में। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपके पास में है, जिसके अंदर कहता है वेजेस है, रेंट है, और अदर एक्सपेंसेस के तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है जी, बताइए सर वेजेस में क्या है। सर कहते हैं 15,000 है, डायरेक्टली दे रखा है अमाउंट, क्या फिक्स अमाउंट दे रखा है। आंसर इज यस सर, फिक्स अमाउंट दे रखा है। तो फिर 15,000 50,000 कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो 15,000 15,000 एज अ फिक्स है, ऐसा ही मानेंगे आपके पास में। तो 15,000 15,000 15,000। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे आगे क्या कहता है, कहता है सर रेंट है, लेकिन वो 1% ऑफ द सेल है। 1% ऑफ द सेल, तो हमने अभी अभी वो जनरल एक्सपेंस भी 1% ऑफ द सेल ही था, तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए ना ये अमाउंट, 6,000, 6,750। और क्या है, 7,500 एंड 8,250।
ठीक है। इसके बाद कहते हैं अदर एक्सपेंसेस है 4% ऑफ द सेल। ठीक है जी, तो 4% ऑफ द सेल तो और कोई एक्सपेंसेस थे नहीं, तो हमें 4% के हिसाब से निकालना ही पड़ेगा। 6 लाख सेल है सबसे पहले में, 6 लाख इंटू 4% करिए, 24,000 आपके पास में, 24,000। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास में कहता है 6,75,000 सेल है, तो उसका 4% करेंगे, 27,000। ओके। इसके बाद आपके पास में क्या है सर, 7,50,000 इंटू 4% करेंगे, 30,000 आपके पास में। ठीक है। और आपके पास में लास्ट में कितनी सेल है, कहता है 8,25,000 है, तो 8,25,000 का आपके पास में 4% मतलब कि 33,000। इसके बाद तो कोई अब बचा नहीं है, ख़त्म। अब एक एडवाइस सुन लेना, क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दे रखा है, मतलब कि बाइफरकेटेड एक्सपेंसेस दे रखे, जैसे कि यहाँ पे बाइफरकेटेड एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर 4 एक्सपेंस दिए, फिर सेलिंग में आपको 4 एक्सपेंस दे दिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में 3 एक्सपेंस दे दिए। अगर ऐसा बाइफरकेटेड है तो आप ध्यान रखेंगे कि सारे एक्सपेंस को आप बजट बनाते वक्त इसी तरीके से बाइफरकेटेड में ही लिखेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया है, और इसका टोटल भी इसी तरीके से करेंगे, मतलब कि बाइफरकेटेड वे में, मतलब कि एक इंडिविजुअली आप टोटल दीजिए उनको। ठीक है, कि इसका टोटल हम अलग से देंगे, टोटल करिए इस एक्सपेंस का। इसके बाद यहाँ पे ये 4 एक्सपेंस का टोटल यहाँ पे लिखेंगे। तो बेसिकली सेक्शन वाइज ही टोटल उन्हें प्रोवाइड करेंगे, सेक्शन वाइज ही एक्सपेंस उन्हें बजट के हिसाब से प्रिपेयर करके देंगे, ये ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, इसके मार्क्स रहेंगे। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, हेडिंग लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बस ऐसे ही उतार देते, तो पता ही नहीं चलता कि ऑफिस सैलरी एक्सपेंस किसका हेड है भाई, हेड इसका हेडिंग क्या है सर, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी हेडिंग को संभालते हुए आंसर करेंगे। ठीक है, उसी हेडिंग को संभालते हुए आंसर करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक बार के लिए मैं सॉल्यूशन से एक बार के लिए चेक करवा दूं, क्या उसी तरीके से यहाँ पे भी किया है, देख लेते हैं। तो कहते हैं आपके पास में सॉल्यूशन में अगर हम देखें, तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का है। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ पे दे रखा है, और उसमें कहते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस आपके पास में है 90,000 90,000 90,000। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई अगर फिक्स अमाउंट ही दे रखी है तो ऑलवेज ऐसे तरीके से एज्यूम करेंगे कि वो फिक्स है। ठीक है, लेकिन कोई परसेंटेज दे रखा है, जैसे कि जनरल एक्सपेंसेस में कहता है 2% ऑफ द सेल। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम में सर इस तरीके से लिखना है, आंसर इज यस, ब्रैकेट में लिखना है कि सर ये कैसे आ रहा है, 2% ऑफ द सेल कर रहे हैं वैसे आ रहा है। ठीक है जी, तो ये ज़रूरी है, ऑलवेज आपके पास में ये ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है कि फिक्स है, क्या फिक्स है, और फिक्स नहीं है तो कितना परसेंट सेल का लेना है, क्या है परसेंटेज वगैरह चीज़ें ये लिखी हुई है, ये एग्ज़ाम में आपको लिखना है। इसके मार्क्स रहेंगे, इसके मार्क्स रहेंगे। तो ये चीज़ें आ जाएगी 12,750, ये सारी चीज़ें वही सेम ही चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो मैं टोटल यहीं से ही लिख लेता हूँ कि ये टोटल यहाँ पे इन लोगों ने कर रखा है, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1,18,250 है। इसके बाद यहाँ पे 1,90,750 है, 1,21,250 है, और 1,22,750 है। ओके। इसके बाद यहाँ पे आपके पास में यही भी सेम चीज़ें है, 48,000 12,000 6,000 और 6,000, और इसका टोटल आपके पास में 72,000। ठीक है जी। इसके बाद 90% कैपेसिटी पे बात करें, 54,000 13,500 6,050 6,750 81,000 इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं 100% कैपेसिटी पे 60 15 750 7,500, ओके, यहाँ पे 90,000 टोटल आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 99,000 टोटल आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। इसके बाद आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट था जिसमें 3 एक्सपेंस है, और ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा कि कोई फिक्स है, मतलब कि डायरेक्टली अमाउंट दे रखी है तो ब्रैकेट में फिक्स लिख देना। अगर परसेंटेज है तो वो परसेंटेज ब्रैकेट में लिख देना कि क्या लिखा हुआ है, कहता है 1% ऑफ द सेल लिखा है, 4% ऑफ द सेल लिखा है। ठीक है, तो वो ब्रैकेट में लिख देना, इसके मार्क्स रहेंगे। तो कहता है 15 6 और 24, तो ये आपके पास में 45 मतलब कि 45,000।
इसके बाद यहाँ पे 15, 6 और 27 मतलब कि 48,750, बिल्कुल यहीं पे वही आ रहा है 48,750। वैसे यहाँ पे दे रखा है तो डायरेक्टली लिख देते हैं 52,500 और यहाँ पे 56,250। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 था जो आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 यहाँ पे बेसिकली कंप्लीट माना जाएगा। ओके, डन। इलस्ट्रेशन 1 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन 2 भी आपके पास में कंप्लीट हो जाता है विथ राइटिंग प्रैक्टिस आपके पास में। इसी तरीके से आपको लिखना है और इसके बाद हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3।